Having knowledge. Next is treasure. Treasure. Search. Store of money. Yes. Set off. Set off. Yes, we have housing. 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 Good morning, beta. Delighted. What is meaning of delighted? Today we will do the last topic of the chapter atom. It's the last topic. Okay, बेटा साहिब दी और साहिब नू ठीक है, तो लास्ट टॉपिक आप उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। वो हमने कर लिया था, एनर्जी लेवल E1 E2 सभी लेवल्स के लिए एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, है ना। और उसके बाद अब लास्ट टॉपिक है आपका व्हाट इज एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड व्हाट इज एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट डेफिनेशन है, बस छोटी सी डेफिनेशन है ये कि एक्साइटेशन एनर्जी होती क्या है। देखो, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन एटम is defined as the energy required by its electron to jump from the ground state to any one of the excited states. तो एक्साइटेशन एनर्जी किसी भी एटम की वो वाली एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है, किस लिए, ग्राउंड स्टेट से किसी भी फर्दर हायर स्टेट में जंप करने के लिए। ग्राउंड स्टेट से चाहे फर्स्ट स्टेट में जंप करना हो, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जंप करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी की जरूरत है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज करो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, अगर इलेक्ट्रॉन को जंप करना है ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू 1 ऑर्बिट से सेकंड ही एनर्जी लेवल में E2 में, है ना, सेकंड एनर्जी स्टेट में, दैट इज, तो वहां पर निकालने के लिए हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की E2 माइनस E1। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करना है, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट हायर ऑर्बिट में जंप करना है, तो उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। और अगर हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमने एनर्जी क्वांटाइजेशन किया था ना कि एनर्जी की जो वैल्यूज है वो डिस्क्रीट है, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज है जो हमने फाइंड आउट की थी उस दिन के E1 की इतनी है, E2 की इतनी है। तो उसी तरह E2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ग्राउंड स्टेट में मिनिमम लोएस्ट एनर्जी कितनी होती है, -13.6। तो दोनों को सॉल्व कर दिया तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू आ गई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है जो हाइड्रोजन की वो कितनी है, या फिर कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, E2 माइनस E1, और ये कौन सी एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से सेकंड ऑर्बिट में जाने के लिए चाहिए। ठीक है, तो इसकी जब हम सॉल्व करेंगे तो -3.4 प्लस 13.6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आंसर कितना आ गया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट से थर्ड में जाने के लिए चाहिए, है ना। तो वो टू जंप करेगा 2 लेवल्स फर्दर, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। उसी तरह अगर थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी निकालने को बोला है तो कैसे निकालोगे, E4 माइनस 1 और फोर्थ E5 माइनस 1। ठीक है, तो ये है सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, E3 माइनस E1। E3 की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज -1.51
एंड E1 लोएस्ट एनर्जी कितनी है ग्राउंड स्टेट में -13.6, तो इसका आंसर आ गया 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से में जंप करना है तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जंप करना है तो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी लेवल्स कैसे हैं हमारे पास, इस तरह से होते हैं हमारे पास। सबसे नीचे E1 है ना, E1 तो आपका क्या है ग्राउंड स्टेट है, तो उसके बाद आगे वाली सारी स्टेट्स ही क्या है एक्साइटेड स्टेट। तो E2 क्या है हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और E3 क्या है हमारी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो इसीलिए यहाँ पे भी फर्स्ट में जाने के लिए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड में जाने के लिए सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को, देखो हम स्टडी कर लेते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एटम से कंप्लीटली बाहर निकालना है, नॉक कर देना है बिल्कुल, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मतलब ग्राउंड स्टेट से E1 से डायरेक्टली सबसे बाहर वाला सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है हमारा, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एटम से बिल्कुल ही बाहर निकाल देना है, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम से कंप्लीटली बाहर जाने के लिए चाहिए। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से डायरेक्टली अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जाना है तो उसको जिस एनर्जी की जरूरत है उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन द एटम इज लेफ्ट विद पॉजिटिव चार्ज। अब एटम से जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो एटम के पास कौन सा चार्ज रह गया, पॉजिटिव चार्ज रह गया, है ना, एंड इट इज सेड टू बी आयनाइज्ड। ये तो वैसे ही है कि आयन क्या होता है, आयन वैसे भी क्या होता है, कोई भी एटम और मॉलिक्यूल जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है या लूज कर देता है तो वो एटम क्या बन जाता है, आयन बन जाता है ना। तो इसी तरह जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, आयनाइज्ड हो, तो हम क्या बोलेंगे कि वो आयनाइज्ड हो गया, बिकॉज उसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया, इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी वैसे ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ से हमारे पास ग्राउंड स्टेट से कहाँ गया डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा था, इनर मोस्ट ऑर्बिट है E1, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है E इन्फिनिटी, तो E इन्फिनिटी माइनस E1। हमने वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट की थी कल के E इन्फिनिटी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी की वैल्यू है वो 0 है एंड लोएस्ट एनर्जी कितनी है ग्राउंड स्टेट में -13.6। तो सॉल्व किया तो आंसर आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब मैक्सिमम एनर्जी यही वाली है। हमें कितनी एनर्जी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली बाहर निकल जाए एटम से, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। इस टाइम इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टोटली बाहर निकल जाएगा, कहाँ से, कंप्लीटली आउट ऑफ द एटम। ठीक है, तो ये थे दोनों आयनाइजेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन एनर्जी। उसके बाद दोनों का पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, इट इज दैट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल व्हिच गिव्स टू अ बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन sufficient energy to excite the target atom by raising one of its electrons from inner orbit to an outer orbit। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अब वहां से मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, कभी ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जा रहा है, कभी फर्स्ट स्टेट में जा रहा है, कभी ग्राउंड स्टेट से डायरेक्टली अगर उसको मैक्सिमम एनर्जी मिल जाए तो कहाँ चला जाता है वो, डायरेक्टली हायर स्टेट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चला जाता है। ठीक है,
बोम्बार्ड का मीनिंग होता है कि एकदम स्टार्ट हो जाना है ना, कि विच गिव्स टू अब इलेक्ट्रॉन को बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन बोला है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन एकदम हो सकता है वो ग्राउंड स्टेट से एकदम जंप कर जाए हायर स्टेट में, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन के साथ क्या लिखा है, बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन, कि ये पोटेंशियल क्या होता है, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होता है जो बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन को मिलता है sufficient energy to excite the target atom by raising one of its electron, ठीक है। तो एटम को जो sufficient energy चाहिए अपने टारगेट एटम को उसके एक इलेक्ट्रॉन्स को इनर ऑर्बिट तक से आउटर ऑर्बिट तक लेके जाने के लिए जो एनर्जी एक्साइट करती है, जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल उसको मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल। हम कोई भी पर्सन है, जैसे सपोज कर लो क्लासिकली हम बात करते हैं, पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है कि उसकी पोजीशन है ना, कि किसी भी पर्सन के पास कितना को पोटेंशियल है इस काम को करने का। मान लो दो लोग हैं, दोनों को एक थोड़ी सी हाइट से जंप करना है, तो दोनों अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे ही वो दोनों करेंगे तो दोनों ग्राउंड को पुश करेंगे और उनके जंप की जो लेंथ है, जो हाइट है, वो दोनों के पोटेंशियल पर डिपेंड करेगी। उसी तरह यहाँ पे भी वही मीनिंग है। ये थोड़ा पार्टिकल्स में हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है यहाँ पे वन ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, या फिर ग्राउंड इनर ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट में भी जा सकता है, फर्स्ट में भी सेकंड में भी। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है, जो बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसको सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए वन ऑर्बिट टू द आउटर ऑर्बिट। तो उसी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम फर्स्ट स्टेट के लिए निकालें, बस यहाँ पे सिर्फ यूनिट का फर्क है। पोटेंशियल के यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट, एनर्जी के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो वही आएगा। जो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है वो कितनी है, सेकंड टू फर्स्ट से, जब अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है ग्राउंड से वन ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, तो कितनी आई, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल भी कितना आएगा, 10.2 वोल्ट। जब हम निकालेंगे -3.4 माइनस माइनस 13.6। उसी तरह सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा, E2 के ऊपर कितनी वैल्यू, E3 की कितनी वैल्यू है, 1.51, और E1 की माइनस। देखो एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है, बस पोटेंशियल के यूनिट क्या है, वोल्ट है, ठीक है। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी मिली है, जो उसका पोटेंशियल है, वो भी कितना है, 10.2 वोल्ट पोटेंशियल है, इतना चाहिए उसको सफिशिएंट। उसी तरह एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए कितना पोटेंशियल मिला है उसको, 12.09 वोल्ट। तो ये होता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। उसी तरह आयनाइजेशन पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए, सबसे आउटर मोस्ट में जाने के लिए चाहिए। इसकी वैल्यू देखो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पे इक्वल है, बस यूनिट्स का फर्क है। यहाँ क्या है, it is that accelerating potential which gives to a bombarding electron sufficient energy to ionize the target atom by knocking one of its electrons completely out of the atom। ये वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है जो बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी देता है उसके, जिस एटम को वो टारगेट करता है उसको आयनाइज करने के लिए। आयनाइज कैसे करेगा, उसके किसी एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली एटम से बाहर निकाल कर। तो उस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ये एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना होगा, 0 है, ई इन्फिनिटी में चला गया वो डायरेक्टली आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 0 माइनस माइनस 13.6 कहाँ से गया, ग्राउंड स्टेट से, E1 से। तो कितना आ गया पोटेंशियल, 13.6 वोल्ट। ठीक है, तो ये 4 डेफिनेशन थी आपकी लास्ट। एक्साइटेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी भी
ओके बेटा, तो हमने कर लिया एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल्स एंड एनर्जी। यहाँ तक क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। देखो एक्साइटेशन एनर्जी क्या थी? एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जंप करने के लिए चाहिए। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी? जो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से डायरेक्टली कौन से स्टेट में? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एन इक्वल टू इनफिनाइट में जंप करने के लिए चाहिए। और जब एटम से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है तो हम एटम को क्या बोलते हैं? आयनाइज्ड बोलते हैं। उसके बाद एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करता है उसके किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को इनर मोस्ट ऑर्बिट से किसी भी और ऑर्बिट में जाने के लिए, उसको बोलते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। आफ्टर दैट आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को या फिर एटम से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकालने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। इतना क्लियर है बेटा? कंप्लीट हो गया है आपका चैप्टर? यस और नो, प्लीज टेल मी। ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं कंप्लीट चैप्टर को एक बार रिवीजन। इसके बाद फॉर्मूले लिखे हैं बस। सबसे पहले हमने क्या क्या किया था, स्टार्टिंग से रिवीजन करवा देती हूँ, फिर कल हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके ओके मैम। ठीक है, तो स्टार्टिंग पे चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? शॉर्टली रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, एटम्स चैप्टर का नेम था एटम्स। सबसे पहले थॉमसन मॉडल ऑफ एटम किया। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। थॉमसन ने इस मॉडल के बारे में 1898 में ये मॉडल बनाया था। उसने ये चीज बोली थी कि जो एटम है वो एक स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज मैटर का, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी शामिल होते हैं। ठीक है, उसने बोला कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे मैटर, पूरे एटम के ऊपर क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है उस पॉजिटिव चार्ज में, वो किस तरह से होती है? जिस तरह से पुडिंग में प्लम्स हों या फिर वाटरमेलन में सीड्स हों। उसके बाद उसने बोला कि एटम एज अ होल स्टेबल होता है और न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली क्या है? वो इस तरह से न्यूट्रल होता है क्योंकि जो क्यों होता है वो स्टेबल एंड न्यूट्रल? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस मैनर में अरेंज किए होते हैं कि उनमें जो भी आपस में उनके बीच रिपल्शंस होती हैं वो सारी पॉजिटिवली चार्ज मैटर क्या कर लेता है? उनकी अट्रैक्शन के साथ बैलेंस कर देता है। उसके बाद थॉमसन मॉडल क्या था? कुछ सक्सेस तक वो कुछ सक्सेसफुल था कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे केमिकल रिएक्शन, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन को, है ना। इस तरह से उसने ये मॉडल बताया, प्रपोज कर दिया। उसके बाद उसने कुछ चीजें अज्यूम करके चला था वो, कि जो एटम्स हैं उनके बीच इलेक्ट्रॉन्स की परटर्बेशन होती हैं, हल्की हल्की वाइब्रेशंस होती हैं, और जो वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं। 1911 तक तो ये मॉडल जो था पॉपुलर रहा। उसके बाद इसको डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि इसके कुछ फेलियर आ गए। ये हाइड्रोजन एटम को के ओरिजिन को, उसकी स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, और बहुत सारे और एटम्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। और जो लार्ज एंगल स्कैटरिंग थी अल्फा पार्टिकल्स की, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो जाते हैं, उसको एक्सप्लेन करने में भी फेल हो गया था। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो के दो एसोसिएट थे रदरफोर्ड के, एच जीजर एंड ई मार्स्टन, दोनों ने परफॉर्म किया था। उन्होंने 1911 में ये परफॉर्म किया और गोल्ड थिन फॉइल ली, ये सारा। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का एक आयन होता है, उसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, जिसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया होता है। और मास जो होता है उसका अल्फा पार्टिकल का, वो प्रोटॉन के मास के 4 टाइम्स होता है। इस तरह से उसने एक्सपेरिमेंट किया था। एक लेड का ब्लॉक लिया जो कि उसके अंदर रेडियो एक्टिव सोर्स था अल्फा पार्टिकल यहाँ से। उसके बाद कॉलीमेटर लगाया था नैरो बीम बनाने के लिए।
पार्टिकल्स थी। फिर उसके बाद गोल्ड थिन फॉइल के ऊपर जैसे ही अल्फा पार्टिकल की स्ट्राइकिंग हुई, वो सारे क्या हो गए, फैल गए थे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर स्कैटर हो गए थे। ठीक है, तो ये चीज रोटेटेबल डिटेक्टर के साथ डिटेक्ट की गई, ऑब्जर्व की गई। कैसे, यहाँ पे क्या हो रही थी, क्या बोलेंगे हम, फ्लैश हो रही थी, एक टाइनी फ्लैश, है ना, लाइट एक छोटी सी उनको फील हो रही थी कि अल्फा पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्या हो रहा है, स्कैटर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन हमने की, ये ग्राफ बना कि किस तरह से, तो उससे हमें पता चला कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेटली ही पास हो जाते हैं गोल्ड फॉइल के थ्रू, बहुत स्मॉल डिफ्लेक्शन होती है। 8000 में कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता है जो 90 डिग्री या 90 डिग्री के ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होता है, बाकी सारे स्मॉल डिफ्लेक्शन के साथ डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, और उसमें एक चीज ये भी हमने उससे पता चली कि एक वहां पे अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल एटम के पास आ रहा था, न्यूक्लियस के पास, वो क्या करता है, नियरली 180 डिग्री के एंगल की डिफ्लेक्शन सफर करता है और वो वापस चला जाता है, अपने पाथ रिट्रेस कर लेता है। तो इस रिजल्ट का जो सिग्निफिकेंस था, उसे यही चीज पता चली कि जो स्पेस है, मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम्स के अंदर की, वो क्या होती है, एम्प्टी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेटली पास होते हैं ज्यादातर तो, और थोड़े थोड़े एंगल से ही डिफ्लेक्ट होते हैं। सिर्फ कोई बहुत रेयर ऐसे अल्फा पार्टिकल होते हैं जो 90 डिग्री से या 90 डिग्री के ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं। तो रदरफोर्ड ने यहाँ से क्या बोल दिया कि सारा पॉजिटिव चार्ज और मास होता है जो एटम का, वो स्मॉल रीजन में, सेंटर में एटम के कॉन्सेंट्रेट हुआ होता है, जिसको हम एटम का न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के सराउंड में क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसके अराउंड, इस तरह से जिस तरह से प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और जो टोटल नेगेटिव चार्ज है वो किसके इक्वल होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो उसने भी यही बोला कि एटम एज अ होल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसके बाद अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हुई क्यों है, रीजन क्या था, है ना। तो इस डायग्राम से हमें वो रीजन क्लियर हो गया कि क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो थे अल्फा पार्टिकल के एंड न्यूक्लियाई के, अल्फा पार्टिकल के भी पॉजिटिव चार्ज है उसके पास भी, और न्यूक्लियस के पास भी प्रोटॉन्स हैं, तो दोनों के बीच कूलम्बिक रिपल्शन जो हुई, रिपेल कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स है, उसकी वजह से अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए हैं। तो इस डायग्राम से आपको प्रॉपर क्लियर हो गया था, क्योंकि जितना न्यूक्लियस के क्लोज थे उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रही थी, जितना वो दूर थे उतनी कम मतलब जितनी रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू, जितना इसके क्लोज होंगे उतना रिपल्सिव फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जो हेड ऑन कोलिजन हुआ बिल्कुल ही स्ट्रेट, देखो इसके ऊपर बिल्कुल इसके पास आ रहा था, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है कि क्लोजेस्ट कितना पहुंच पाया, उसने अपना पाथ बिल्कुल रिट्रेस कर लिया, उसकी काइनेटिक एनर्जी ही जीरो हो जाती है यहाँ पे, बिकॉज उसको सबसे हाईएस्ट कूलम्बिक रिपल्शन मिली है। तो ये हमने किया, इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। एक इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये है R0 के न्यूक्लियस के कितना क्लोज कोई अल्फा पार्टिकल पहुंच सका। और इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू ज्यादा है उतना ही डिफ्लेक्शन क्या हुई हमारे पास, स्मॉल, कितना कम डिफ्लेक्ट हुआ है ये। ठीक है, और एंगल देखो बिल्कुल स्मॉल है, और जितना इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या है, कम है, मतलब वो न्यूक्लियस के उतना क्लोज है, उतनी उसकी डिफ्लेक्शन देखो कितनी ज्यादा हुई। ये बन रहा है एंगल, अगर हम बनाएं इस तरह से, है ना, ये वाला एंगल, तो कितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से इन दो पैरामीटर्स हमने, दो और टर्म्स डिस्कस कर ली थी, कौन कौन सी, इम्पैक्ट पैरामीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और यही थ्योरी में लिखा हुआ है। इसके बाद यही किया था। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को R0 से हम डिफाइन करते हैं, और R0 का हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास R0 की वैल्यू आ गई थी 2kZe²/mv², और डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, k अल्फा का मतलब है इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। उसके बाद न्यूक्लियर साइज की एस्टिमेशन की कि जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो इम्पैक्ट पैरामीटर से कम होना चाहिए, तो ये भी प्रूव हो गया था।
क्योंकि न्यूक्लियस का रेडियस तो 1 फर्मी होता है, ओनली 10⁻⁻15, और इम्पैक्ट पैरामीटर देखो कितना आया 41.3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। आफ्टर दैट हमने इम्पैक्ट पैरामीटर की डेरिवेशन की, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला किया, है ना। इम्पैक्ट पैरामीटर बी, इसको बी से डिनोट करते हैं, रिलेशन क्या है 1/4πε0 Z² cot θ/2 हाफ mv²। उसके बाद रदरफोर्ड का एटम ऑफ मॉडल और उसके फेलियर, उसकी लिमिटेशंस हमने डिस्कस की थी। तो रदरफोर्ड ने यही बोला कि एटम जो होता है उसमें क्या है, स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर होती है, जो सेंटर में कॉन्सेंट्रेट हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस का साइज वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10⁻⁻15 मीटर है, एटम का जो साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर है। उसके बाद रदरफोर्ड ने भी ये बोला कि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, टोटल जो चार्ज है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बैलेंस्ड होते हैं, टोटल चार्ज 0 होता है। उसके बाद उसने ये चीज बोली कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जिस तरह से प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और उनको वो क्यों रिवॉल्व करते हैं, उनको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से ही मिलती है, जो बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस होती है। उसके बाद इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है, कि इसकी एक लिमिटेशन ये थी कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसकी कॉन्टिन्यूस एक्सेलरेशन है, तो वहां पे उसको कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को लूज करना चाहिए, है ना, और उसको उसका पाथ जो होना चाहिए वो स्पाइरल होना चाहिए। एक ये थी इसकी लिमिटेशन कि हाइड्रोजन जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम ऑलवेज अमिट करता है, उसको ये एक्सप्लेन करने में पॉसिबल नहीं था। तो देखो इस तरह का पाथ होना चाहिए एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन का। फिर हमने बोहर क्वांटम कंडीशन की, और बोहर क्या था, इंटेग्रल मल्टीपल एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन कंडीशन वी हैव डन, L इज इक्वल टू mvr and h/2π, है ना, कि एंगुलर मोमेंटम है जो इलेक्ट्रॉन का वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ये चीज की। फिर बोहर का मॉडल जो था उसने, बोहर जो स्पेशली किस लिए है, उसके किस लिए फेमस है, वो उसने हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया। बोहर की कुछ पोस्टुलेट्स थी, ये हमने डिस्कस की। फिर बोहर के भी कुछ लिमिटेशंस थी, वो भी हमने की। फिर बोहर की फिर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम हमने स्टडी की, जिसमें हमारे पास यहाँ से हमने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट की थी, रेडियस, बोहर रेडियस फाइंड आउट किया, फिर उसी से एनर्जी फाइंड की, है ना, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट क्या होता है, ये चीजें की। फिर एनर्जी लेवल्स, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट की। फिर उसके बाद सीरीज की, स्पेक्ट्रल सीरीज हाइड्रोजन एटम की 4 सीरीज हमने स्टडी की। पहले एनर्जी फाइंड आउट की, आफ्टर दैट ये सारी टर्म्स फाइंड आउट की, वेव नंबर क्या होता है, वेव लेंथ कितनी है, फ्रीक्वेंसी। फिर हमने ये स्पेक्ट्रल लाइंस स्टडी की, जो कि 5 टोटल हैं, जिनमें से 3 ब्रैकेट लीमन बाल्मर के बारे में बोहर ने स्टडी किया, एक्सप्लेन किया था। उसके बाद पास्टन ब्रैकेट और पी फन की उसने प्रेडिक्शन दे दी थी, जो बाद में फाइंड आउट की गई, ठीक है, ये हमने स्टडी किया। इसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम से इसको समझा, ठीक है, और बोहर की ये वाला हमने बस इसी से एक्सप्लेन हो जाएगा। यहाँ से हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता चल गया था और एनर्जी की वैल्यू, बाकी सारी टर्म्स यहाँ पे कांस्टेंट थी, सिर्फ 1/n² पेंडिंग बच रहा था, इसलिए जनरल फॉर्मूला ये बन गया था। आफ्टर दैट हमने एनर्जी लेवल डायग्राम की, जिससे आपको प्रॉपर क्लियर हो गया ये वाली डायग्राम, है ना, कि सीरीज का अलग अलग नेम क्यों है। लीमन सीरीज में क्या होता है, किसी भी हाईएस्ट ऑर्बिट से डायरेक्टली कहाँ जंप करता है इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में, ग्राउंड स्टेट में, उसको हम लीमन बोलते हैं। जब सेकंड में जंप करता है फ्रॉम एनी थर्ड, फोर्थ, फाइव, फिफ्थ, सिक्स्थ अप टू सो इन्फिनिटी तक, सेकंड में जंप कर रहा है तो उसको बाल्मर सीरीज बोलते हैं। ट्रांजिशन अगर पास्टन सीरीज कौन सी, अगर थर्ड में जंप कर रहा है फ्रॉम द एनी हायर स्टेट तो पास्टन सीरीज, अगर फोर्थ ब्रैकेट 4 में जंप कर रहा है तो ब्रैकेट 5 में कर रहा है तो पी फंड। इनकी सारी चीजें याद होनी चाहिए
कि बाल्मर सीरीज का रीजन कौन सा होता है, कौन से रीजन में, विजिबल में। ब्रैकेट पास्ट एंड पीफंड इंफ्रारेड रीजन में होती हैं और लीमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में होती हैं। आफ्टर दैट हमने सभी सीरीज के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल्स की वैल्यू फाइंड आउट की, E1 E2, और उसके बाद बोहर की थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशन थी। आफ्टर दैट ये टुडे आज वाला जो टॉपिक हमने किया, बस ये था आपका चैप्टर 8 एटम्स। अब इसको कंप्लीट रिवाइज कर लेना, ठीक है। कोई डाउट हो तो कल की क्लास में पूछ लेना। कल हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, न्यूक्लियाई, इसी का पार्ट है एटम्स, नेक्स्ट है सेकंड वाला न्यूक्लियाई। ठीक है बेटा, अभी कोई डाउट हो यू कैन आस्क नाउ। कोई डाउट है? नो डाउट, ओके देन यू कैन लीव द क्लास।